नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 यानी हिंदी कविता को आधार बनाते हुए कुछ प्रश्नों के ऊपर, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतर्गत लिया जा सकता है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से वर्तमान समय में यूजीसी एनटीए नेट का जो पैटर्न है उसको समझते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे और जब रिवीजन करने जाएंगे तो उसी हिसाब से इन कविताओं को अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूछा गया है अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। ऑप्शन दिया गया है मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जुबान बंद कर दी, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। आपको याद आ गया होगा कि इन पंक्तियों का प्रयोग अंधेरे में मुक्तिबोध ने एक पागल के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर देखिए, सवाल पूछा गया है कि अंधेरे में कविता में जो पागल व्यक्ति है वो कुछ महत्वपूर्ण बातें कहता है। उसकी जो पंक्तियां हैं प्रश्न के तौर पर आई हुई हैं, आपको याद आ गया होगा कि आखिरकार उस पागल व्यक्ति ने कौन कौन सी पंक्तियों का प्रयोग किया है। सबसे जो फेमस है वो नीचे की है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये पंक्ति तो एकदम 100% है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त उसी प्रसंग में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये भी यहाँ पर पंक्ति ली गई है। और फिर इसके बाद है कि जन मन करुणा सीमा को हंकाल दिया। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है यहाँ पर ए बी और ई जो ऑप्शन है, यहाँ पर सही उत्तर का जो चयन करना था उस कूट के अंतर्गत आ रहा है। नीचे जो यहाँ पर दिया गया है, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, ए बी और ई। यानी कि जो पागल द्वारा गाया गया गान है उसमें क्या है कि मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, और अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये जो तीनों पंक्तियां हैं ये उस पागल व्यक्ति द्वारा गाई गई हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। यह छंद है शार्दुल विकृत छंद, द्रुत विलंबित छंद, मंदाक्रांता छंद, वसंत तिलका छंद। तो जितने भी छंदों का नाम लिया गया है ये सभी छंद संस्कृत, जो प्योर तरीके की संस्कृत है उसके छंद हैं। जब हम हिंदी के छंदों की बात करते हैं तो उसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, इस तरीके के छंदों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी नाम दिए गए हैं सभी संस्कृत के छंद हैं। वैसे भी प्रिय प्रवास पर हम चर्चा करते हुए आप सभी को विशेष सावधान किए थे इसकी भूमिका पर बात करते हुए कि प्रिय प्रवास में जो प्रथम सर्ग है, वैसे तो इसमें कुल 17 सर्ग है, आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कब इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है, कौन कौन से इसके पात्र हैं, ये सब आना चाहिए क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब प्रिय प्रवास के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि वर्ण वृत्त पर आधारित है, ठीक है। इसमें जो वर्ण वृत्त है वो है द्रुत विलंबित छंद। जब आप प्रिय प्रवास के प्रथम सर्गों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें द्रुत विलंबित छंद है जिसमें माना जाता है कि 12-12 वर्णों के बाद यति यानी कि थोड़ा सा ठहराव लिया जाता है, जिसको कि मैं कॉमा शब्द का प्रयोग करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रिय प्रवास का जो प्रथम सर्ग है ये किस छंद में लिखा गया है? द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है। और एक जो शब्द हमने यूज किया खास तौर से ये प्री प्रवास के लिए हमेशा प्रयोग में आता है और परीक्षाओं में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप जरूर देखे होंगे कि कई बार पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि लख कर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्तियों में मैं का अर्थ है, मैं किसके लिए आया हुआ है? ऑप्शन दिया गया है निराला, राम, मनु, पुरुरवा। तो देखिए ऑप्शन में जितने भी नाम हैं आपके पाठ्यक्रम के किसी न किसी कविता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर,
इस पंक्ति में जो मैं शब्द आया हुआ है इसका किसके लिए प्रयोग है, हमें बताना है। तो जब आप कविताओं को अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, वैसे तुक्का का तो कोई जवाब नहीं है, फिर भी इसका जो सही जवाब है यहाँ पर निराला के लिए शब्द आया हुआ है। और ये जो कविता है वो है सरोज स्मृति, जो कि निराला ने अपनी पुत्री के शोक पर लिखा हुआ था, इसलिए इस कविता को हम शोक गीत के तौर पर भी जानते हैं। अब इसका प्रकाशन कब हुआ था, कौन कौन सी प्रमुख पंक्तियां हैं और किन किन का उल्लेख निराला ने किया, इसमें कहा जाता है कि निराला के पूरे जो संघर्ष के दिन थे इस कविता में दिखाई पड़ते हैं। न सिर्फ उन्होंने इसमें सरोज को याद किया है बल्कि उनके साथ जो भी साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र इस पूरी कविता में किया गया है। हमने इस कविता पर शॉर्ट नोट्स चैनल पर बहुत पहले आप सभी को दिया था। जो हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे वो बिल्कुल सहमत होंगे कि जी सर, हमने इस प्रैक्टिस सेट के पहले ही इसको पढ़ लिया था और आपने महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में भी बताया था। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो उनसे आग्रह करबद्ध निवेदन है कि वो जाकर दोबारा सरोज स्मृति के शॉर्ट नोट्स को जरूर देखें। खासतौर से जितनी भी कविताएं हैं और आपके पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी इकाइयां हैं सब पर हमने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, आप जाकर देखिए। पीडीएफ जैसा कि आप जानते हैं मैं नहीं देता हूं, आगे हो सकता है मन बदलेगा तो जरूर देंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप मेरे साथ उंगली पकड़कर चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, बातों ही बातों में ये इस प्रश्न का जो उत्तर था आप समझ गए होंगे कि इसमें यही है कि आर्थिक रूप से मैं अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था और इस जो भी स्वार्थ भरे संबंध है उस युद्ध में भी मैं अपने को हारता हुआ दिखाई दिया। तो ये कौन कह रहा है, वो निराला कह रहे हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न में जो भी और भी आए हुए हैं, जैसे कि राम आए हैं तो राम की शक्ति पूजा के हो गए, मनु कामायनी से जुड़े हुए हैं, पुरुरवा उर्वशी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में जरूर रखिए कि कौन सा पात्र किस कविता से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता में? ऑप्शन दिया गया नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा। तो कविताओं के नाम को देखते हुए आपके मन मस्तिष्क में एक कवि का नाम जरूर आ रहा होगा कि ये उनका काव्य संग्रह है। इसके पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें एक प्रश्न आया हुआ था इन्हीं तीनों से, आपको याद आ गया होगा कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन जो कविताएं हैं वहां पर बताया गया था कि धूमिल की कविताएं हैं, लेकिन पूछा गया था कि किस काव्य संग्रह में संकलित है। आपको प्रश्न याद आ गया होगा और आंसर भी याद आ गया होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न बदल गया, एक वाक्य दे दिया गया है और पूछा गया कि ये किस कविता से है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, तो इसका जिक्र किस कविता में किया गया है? जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला, नक्सलबाड़ी कविता में इस बात को धूमिल ने कहा है। ठीक है, अक्सर धूमिल की कविताओं में आप देखेंगे तो प्रजातंत्र की बात होती है, संसद की बात होती है, इस तरीके से होती है। जो भी हाशिए पर चीजें हैं कोशिश किया है धूमिल ने उसको कविता का विषय बनाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। फिर से यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया पहले से बाद के क्रम में। तो अभ्यास करते करते आप उस ट्रिक को समझ पाएंगे कि प्रश्न केवल लंबा चौड़ा बनाया गया है, लेकिन जब हमें प्रकाशन वर्ष याद रहेंगे तो किसी तरीके से कान इधर से पकड़ा जाए चाहे घुमा कर पकड़ा जाए आप पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। बस आपको जरूरत क्या है, प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें याद है कि असाध्य वीणा जो 1961 में प्रकाशित हुई, परिवर्तन 1924 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, मोचीराम 1972 में, अंधेरे में 1964 में। हमने तो लिख लिया, आप भी अपने कॉपी पर जरूर इसको नोट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हजारों रुपए कोचिंग में देकर ही आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि हमें इस चीज को पाना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आपको
कॉपी कलम लेकर बैठना पड़ेगा और कुछ कुछ नोट करना पड़ेगा। पीडीएफ तो आपको ढेर सारी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ, लेकिन जो मैं आपके साथ कदम से कदम चल रहा हूँ वो शायद नहीं मिलेगा। तो देखिए, बातों ही बातों में आपने असाध्य वीड़ा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में कविताओं के प्रकाशन वर्ष को देख लिया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सही क्रम को करना है। सही उत्तर इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर अलग अलग ढंग से क्रम दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले बी आएगा 1924, फिर इसके बाद आएगा आपका सी आ जाएगा कुकुरमुत्ता। ठीक है, इसके बाद ए आ जाएगा, फिर इसके बाद ई आ जाएगा, फिर आ जाएगा सबसे अंत में डी। बी सी ए ई डी। अब हम देखते हैं कि बी सी ए ई डी आ रहा है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो गया। मान लीजिए यही प्रश्न ऐसे आता, इसके बाद परिवर्तन हो जाता, ऐसे ऐसे आ जाता अगर सीधे क्रम में, तो क्या ये पुराना पैटर्न आपके काम में नहीं आता? बिल्कुल आता। तो इसलिए पुराने पैटर्न और नए पैटर्न को बिल्कुल आप मत ध्यान में रखिए। आप अपने बेसिक चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, उसको अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा तक आपको रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को याद करने ही पड़ेंगे। कितना भी कठिन हो, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देकर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है, और जो भी प्रैक्टिस सेट में डालता हूँ वैसे भी, ये तो एकदम से यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर ही हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, वैसे भी अगर मैं क्वेश्चन पेपर डालता हूँ तो ये मानकर चलिए कि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से रखा गया होगा, इसीलिए यहाँ पर सर ने डाला है। इतना तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। आपको वो सब दिमाग में निकालना पड़ेगा कि सर व्यूज के लिए डाल रहे हैं या फिर पैसा कमाने के लिए डाल रहे हैं, ये सब सारी चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर पैसा ही कमाना रहता तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं रोज कोर्स लॉन्च करता और टीचर्स को खोजता, टीम बनाता, लेकिन मेरा ये सब कोई उद्देश्य नहीं है। आप लोगों को सफल बनाना मेरा उद्देश्य है, इसलिए आप चीजों को समझिए, भावनाओं को समझिए। अगला प्रश्न है कि चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? ऑप्शन दिया गया चिंता, ईड़ा, श्रद्धा, लज्जा। एक तो सवाल पूछा जा सकता था कि यह संवाद किस रचना से लिया गया है, तो आप ध्यान में रखिए कि कामायनी से। अब यहाँ पर पूछा गया कि यह संवाद किसका है, तो यहाँ पर सर्गों का नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब हमें बताना है कि आखिरकार किस सर्ग में बात कही गई है। आपके पाठ्यक्रम में 3 सर्ग लगे हुए हैं, जिनको कि याद करने का हमने ट्रिक बताया था कि 369 याद कर लीजिए और जीवन भर याद रखेंगे, जिसमें तीसरे नंबर पर श्रद्धा है, यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर 6वें नंबर पे लज्जा है और 9वें नंबर पे ईड़ा है। ठीक है, और चिंता को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न के बहाने आप देख रहे हैं कि जो सर्गों का क्रम है, कामायनी में जो 15 सर्ग हैं और विकल्प में जो सर्ग दिए गए हैं, इनके सर्गों का क्रम आप याद रख लेंगे। खासतौर से 369 को तो बिल्कुल याद रखें कि श्रद्धा, फिर लज्जा, फिर ईड़ा। ठीक है, और अब अपने अपने ढंग से लोग याद करते हैं, लेकिन ये भी ट्रिक आप आजमा सकते हैं याद करने के लिए। अब ये जो कथन दिया गया है, संवाद दिया गया है कि चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। तो सही जवाब है ऑप्शन चौथा कि लज्जा द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा सकता था कि मैं किसके लिए आया हुआ है, तो लज्जा के लिए यहाँ पर आया है, इस एंगल से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? आप देख रहे हैं कि लगातार कबीर के पदों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष शब्दों से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके अर्थ पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पूछ लिया गया सिलहली। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था कि बाजंतरी शब्द का प्रयोग पूछा गया था। तो सिलहली का मतलब क्या है? ऑप्शन दिया गया है कि हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त, सुनहरी। तो कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, चींटी। आपने देखा होगा, शायद आपके पास इतना वक्त है कि नहीं, कई बार बरसात के मौसम में चींटियां जो होती हैं वो लाइन बनाकर ऐसे ऐसे चलती हैं। बचपन के दिनों में हम लोग काफी इसको ध्यान से देखते थे, क्योंकि उस जमाने में इतना तनाव नहीं हुआ करते थे कि एग्जाम देना है, क्या करना है। तो चींटियां जो थी वो ऊंचाई पर कितना भी ऊंची कोई चीज हो चढ़ जाती थी उस पर। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर बताया गया कबीर का घर इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर सिलहली, वहां पर फिसलने लायक है। चींटियां अगर चढ़ने का प्रयास करते हैं वो भी फिसल कर गिर जाते हैं। तो सिलहली का अर्थ यहाँ पर है फिसलने लायक। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा है कि नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन है। घरी घरी जीव आवे, घरी घरी जीव जाए, पाहन जरी है वही है सब चूना, रकत आस घुघुची बन बोई, हृदय पैठ विरह कटनसा, सहस सहस दुख एक एक सासा। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही का चयन करना है। ठीक है, तो जायसी ने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत जो नागमती की विरह व्यथा को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए जिन भी पंक्तियों का प्रयोग किया है उसमें से जो यहाँ पर सही ऑप्शन है कि इसमें जो दिया गया है कि रकत आंसू घुघुची बन बोई, ये पंक्ति है नागमती की विरह व्यथा के लिए। फिर है हृदय पैठ विरह कटनसा, ये भी पंक्ति उसी के लिए है। और है सहस सहस दुख एक एक सांसा। तो ये जो सी डी ई वाला ऑप्शन बन रहा है वो इसका सही जवाब है कि जायसी ने नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करने के लिए, वैसे तो 12 मासा पद्धति पर नागमती के वियोग के बारे में जायसी ने चर्चा की है, लेकिन कुछ खास पंक्तियां हैं जो कि नागमती के विरह की चरम स्थिति को भी बताते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने कालिदास कविता पर ही एक कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न देखा था, और उसमें हमने कालिदास कविता में आए हुए पात्रों के बारे में आप सभी का ध्यान आकर्षित किया था कि आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आ भी गया कि नागार्जुन की कालिदास कविता में किसका उल्लेख किया गया है। तो अगर वो प्रैक्टिस सेट आप देखे होंगे तो यहाँ पर पात्रों का नाम याद हो गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया गया विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती, अज। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा कि कालिदास में कौन कौन से पात्र रहे। तो यहाँ पर देखिए विक्रम बिल्कुल नहीं है, यक्ष की चर्चा की गई है, शकुंतला की चर्चा नहीं है, और बाकी इंदुमती, अज है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है बी डी ई बन रहा है। ठीक, तो नीचे आप ऑप्शन देखिए तो चौथा ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, सही हो जा रहा है। तो नागार्जुन की कालिदास कविता में यक्ष, इंदुमती और अज की चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो रामचरितमानस के उत्तर कांड का मूल्यांकन करते हुए किस आलोचक ने इस बात को कहा कि उसमें ज्ञान की अपेक्षा भक्ति पर जोर दिया गया है, यानी कि भक्ति को सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा गया है। तो आपको याद आ गया होगा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में इस कथन को पढ़ा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ज्ञान के अपेक्षा भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है रामचरितमानस में, खासतौर से उत्तर कांड में, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यूनिट 5 हिंदी कविता को आधार बनाते हुए नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आए हुए प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की है, ताकि आपका रिवीजन हो और दोबारा जब आप एग्जाम में बैठने जाएं तो वहां पर इस तरीके के प्रश्नों को आप देखें तो कैसे हल करना है उसको भी आराम से आप समझ गए होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।